हेलो, मैं प्रोफेसर सुकांत चौधरी, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। हम अभी करेंगे लुई डुमो। वो स्पेलिंग उसका लुइस डुमोंट है, लेकिन बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, लुई डुमो। फ्रेंच मानवशास्त्री थे। जीवन काल 1911 से 1998। इंडिया आए थे और समाजशास्त्र विभाग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े थे। फिर यहाँ तमिलनाडु में फील्ड वर्क किए हैं। 1949-50 में फील्ड वर्क किए हैं। और एक और फील्ड वर्क किए हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, वो है गोरखपुर में किए हैं 1957-58 में। ऑलराइट। और दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, बहुत पब्लिकेशन हैं, दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक है होमो हायरार्किकस। होमो यानी कि मनुष्य, हायरार्किकस यानी कि संस्करणात्मक मनुष्य, जिनका मन में संस्करण है। होमो हायरार्किकस फ्रेंच में प्रकाशित हुआ 1966 में और इंग्लिश में प्रकाशित हुआ 1970 में। बहुत लोकप्रिय रहा, बड़ा डिबेटेबल रहा, बड़े तर्क वितर्क होते रहे इसके ऊपर। और एक और पुस्तक है, उसका नाम है प्रामल्लाई कल्लर, कोलन ए साउथ इंडियन सबकास्ट। काफ़ी मोटी सी किताब है, डिटेल अबाउट प्रामल्लाई कल्लर के बारे में और ये संस्करण के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छा वर्णन एवं विश्लेषण है। तो मुख्य आइडिया क्या है कि जाति व्यवस्था असमानता का एक व्यवस्था है, और ये असमानता कोई सामान्य असमानता नहीं, ये एक विशेष प्रकार का असमानता है जो समानता के विपरीत नहीं है। विशिष्ट प्रकार का असमानता समानता के विपरीत नहीं है। उसको कैसे समझा जाए कि अगर समानता के विपरीत होता तो अब तक तो कुछ समानता आ जाता। कैसे? क्योंकि इतने समानता के प्राविधान किए गए, ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये मॉडर्नाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन, ये वेस्टर्नाइजेशन, ये संस्कृतिकरण, दुनिया भर के जो चेंज के प्रक्रियाएं हुए हैं, समानताएं आनी चाहिए उनके विचार में। वो तो 98 की बात है, 70 में लिखे थे, तब की मानसिकता में नहीं है। अब की मानसिकता डिफरेंट होगा, लेकिन ज़्यादातर समानता तो नहीं है। हर स्तर पर पता चलता है कि हमारे जो कोरोना काल में भी असमानता पता चलता है। तो असमानता दिमाग में, तभी तो लिखा था उन्होंने होमो हायरार्किकस। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आइडिया दे रहा हूँ। वो इसके बड़े भारी वो रहे, मोटिवेट किए कि ये होमो हायरार्किकस इंडिया के लिए है। और ज़्यादातर उनका काम इंडोलॉजिकल है। इंडोलॉजिकल मतलब भारत विद्या उपागम, यानी कि वेद पूर्ण उपनिषद से जो भारतीय समाज का विश्लेषण हो रहा है, उसको उन्होंने ध्यान दिया। जैसे कि उन्होंने वर्ण मॉडल को ध्यान में रखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, असत शूद्र। शूद्र डिवाइड इंटू 2, शूद्र एंड असत शूद्र, सत शूद्र, असत शूद्र। तो बाद में तो ये फील्ड व्यू आया कि भाई फील्ड व्यू में तो 6000 जातियां हैं, वो तो 4 है। बट एनीवे, तो ये विशिष्ट प्रकार का असमानता है। क्या उनका आइडिया है? कई लोगों ने किया उनका आइडिया को, टी.एन. मदन, आंद्रे बेते, देन वो गेल ओम्बेत, कई लोगों ने किया। मैं गेल ओम्बेत एक EPW में पब्लिश की थी, बड़ा अच्छा लिखा था, उसी के बारे में बता रहा हूँ। बड़ा 5-6 पॉइंट है कि भारत में स्थानीय स्तर पर जाति व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें एक सोपान क्रम है और संस्तरण है। नीचे वाले जातियाँ, यानी कि जो इम्प्योर जातियाँ, पवित्र अपवित्र, 2 प्रकार की कैटेगरी किया, पवित्र जातियाँ, अपवित्र जातियाँ। व्हाट इज अपवित्र जातियाँ? अपवित्र जातियाँ मतलब जो अपवित्र, थोड़ा कामकाज करते होंगे, जो कामकाज अशुद्ध, इफ नॉट अपवित्र, अशुद्ध कामकाज करते हो। क्या अशुद्ध कामकाज है? अशुद्ध कामकाज माने जैसे कि चमड़ा के साथ काम करना, बांस के साथ काम करना, टोकरियाँ बनाना, या ये पिग्स पालना, या झाड़ू करना, मतलब वो करना, और कार्कस निकालना, जीवों का, जो पशुओं का मृत वो निकालना, डेड बॉडी निकालना, इस टाइप की चीज़ें जो जो करते हैं वो सब अशुद्ध कार्य है।
तो इस प्रकार शुद्ध जातियाँ ऊपर है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है क्योंकि वो गॉड का मैसेंजर है माना जाता है। क्षत्रिय नंबर 2 पर है क्योंकि वो शासन करता है, नियंत्रण करता है। बाकी सब जातियों के पास इम्प्योरिटी भरा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। शास्त्रों में जो लिखा है उसका विश्लेषण किया, इसमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। शास्त्रों में लिखा है उसका विश्लेषण उन्होंने किया। हमारा काम है उन्होंने क्या किया ये आप तक पहुंचाना। ऑलराइट। उच्च जाति के व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है जब वो निम्न जाति या अशुद्ध जाति के व्यक्तियों के साथ खान पान करता है या यौन संबंध रखता है या विवाह करता है तब। इसलिए वो उनसे एक दूरी बनाए रखते हैं। ये गुरु साहब ने भी लिखा था कि कैसे नायर नमुद्री से दूरी रखते हैं और ऐसे कई सारे जातियाँ कैसे दूरी बनाए रखते हैं। फिजिकल डिस्टेंस पहले होता था, ओके, और वो सोशल डिस्टेंस था एक्चुअली, और थोड़ा कुछ कदम दूर चलने का हुक्म था, छूना नहीं था, ये सब था, चला आ रहा था पहले से। ऑलराइट। तो इस प्रकार जो पावर, प्रेस्टीज और अथॉरिटी ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। किसके पास रहा? उसी हायरार्की के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड रहा। तो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझना है, रिलीजियन एनकम्पसेस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिको स्फीयर, यानी कि धर्म इम्पोर्टेंट रहा और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर उसके अंडर रहा। यानी कि ब्राह्मण है नंबर 1 रहा एपेक्स में, फिर उसके बाद ही रहा वो, यानी कि हेडमैन होगा क्षत्रिय का मान लीजिए, लेकिन ब्राह्मण का सर झुक के प्रणाम करेगा। मतलब उसका ये है कि पॉलिटिको इकोनॉमिक चीज़ें थोड़ा कम है, रिलीजन ऊपर रहा, ये उनका रहा। उन्होंने तुलना किया पश्चिम के समाज के साथ। पश्चिम समाज मतलब उनका यूरोप और अमेरिका था दिमाग में, वो तो खुद ही यूरोपीय थे, फ्रेंच मानवशास्त्री थे। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है उसको उन्होंने टाइटल दिया होमो मेजर। होमो मेजर। यूरोप और पश्चिम समाज को टाइटल दिया होमो माइनर। मैं दिखा रहा हूँ आपको, डायग्राम इंग्लिश में है, समझा दूंगा मैं। ये है डायग्राम, होमो मेजर इधर, होमो माइनर इधर, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसके बीच में एक लाइन ड्रॉ किया गया, ऊपर वाला इंपॉर्टेंस है, नीचे वाला लेस इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट। तो होमो मेजर यानी कि होमो मेजर इंडिया में क्या है कि व्यक्तिवाद हमारे वर्ल्ड के बाहर है, इंडिया के वर्ल्ड के बाहर है। इंडियन का दिमाग में क्या है? हायरार्की, संस्तरण, इंटरडिपेंडेंस, अंतर निर्भरशीलता, सेपरेशन, अलग होना, जो बोला दूरी मेंटेन करना। नीचे क्या है? पॉलिटिको इकोनॉमिक डोमेन, राजनीति अर्थव्यवस्था उसके नीचे है। ये चीज़ों का कोई महत्व नहीं व्यक्ति का। होमो माइनर क्या है? यूरोप में क्या है? इक्वलिटी सबसे महत्वपूर्ण, समानता। उनका एनालिसिस है, उनका ये मानना है कि यूरोपियन और अमेरिकन इसे मानते हैं। इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स भी इम्पोर्टेंट है जिससे राष्ट्र बनता है। यहाँ राष्ट्र की अवधारणा नहीं है, यहाँ राष्ट्र बनता है। और होलिज्म यानी कि समग्रता, टोटलिटेरियनिज्म, हायरार्की वगैरह लेस इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये बड़ा अच्छा समझाएगा, किसी भी आंसर में ये डायग्राम करना जरूरी है। तो यूरोप और अमेरिका का उन्होंने पश्चिम समाज और भारतीय समाज का उन्होंने तुलना किया और करके उन्होंने ये कहा कि ये जो समाज है इससे हमें ये पता चलता है कि पश्चिम समाज में वो है, क्या कहते हैं, हायरार्की नहीं है, समानता की मानसिकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे? उन्होंने खुद ही लिखा है समानता की मानसिकता नहीं, क्योंकि पश्चिम के समाज में भी क्रिटिकल एनालिसिस के बाद रियलाइज हुआ है पश्चिम समाज में भी रेसिज्म है, नस्ल भेद है, बहुत डेंजरस है, इनह्यूमन है, अमानवीय दृष्टिकोण है। और भारतीय समाज में भी समानता मिलता है। कैसे? साधु के दृष्टिकोण से। साधु के लिए कोई जाति नहीं होता है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लिया करो ज्ञान, ठीक है। जात ना पूछो साधु का कोई जाति नहीं होता है। और साधु के लिए कोई शस्त्रण होता ही नहीं सामने,
तो साधु के रूप में यहाँ इक्वालिटी की मानसिकता भी है, वहां नस्ल भेद के रूप में इनइक्वालिटी की मानसिकता है। ऑलराइट। और इसमें इन्होंने एक बात वो कही थी, ये जो संस्करण है, ये संस्करण बनता कैसे है? प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी यानी शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार के ऊपर संस्करण बनता है जातियों का। और ये इम्प्यूरिटी होता कैसे है? अशुद्धता के माध्यम से। प्यूरिटी इम्प्यूरिटी, प्योर माने शुद्धता, इम्प्योर माने अशुद्धता। अशुद्धता आते कैसे हैं? अशुद्धता दो प्रकार के हैं, अशुद्धता इम्प्योरिटी और पॉल्यूशन। ये वर्ड यूज किया, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन प्रदूषण नहीं है, अशुद्धता या अपवित्रता। पॉल्यूशन होता कैसे है? पॉल्यूशन दो प्रकार के हैं, परमानेंट पॉल्यूशन, टेम्पररी पॉल्यूशन। यानी कि स्थायी अशुद्धता, अस्थायी अशुद्धता। स्थायी अशुद्धता क्या है? ये समाज का सोच है, उन्होंने विश्लेषण किया। ऑलराइट। स्थायी अशुद्धता क्या है? वो उन समुदायों को लागू होता है जो समुदाय अशुद्ध कामकाज करते हैं, जैसे चमड़े साथ काम करना, साफ सफाई रखना, टॉयलेट साफ करना आदि, जो भी मैले कपड़े साफ करना, अशुद्ध कपड़े साफ करना, ये सब लिखा है। ये सब श्रीनिवास ने भी लिखा है, एम शाह ने भी लिखा है। जो लोग इंडियन समाजशास्त्री है जिन्होंने काम किया है, सब ने लिखा है अपने अपने पुस्तकों में। ये सब आपको रेफरेंस सर्च कीजिए, मिल जाएगा, ऐसे कोई बड़ा भारी चीज़ नहीं है। सो व्हाट इज दैट? ये तो परमानेंट अशुद्धता है, स्थायी अशुद्धता है। इसमें कोई शुद्धिकरण की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। जो परमानेंटली अशुद्ध काम करते हैं वो जातियां अशुद्ध है, वो शुद्धिकरण हो नहीं सकता। टेम्पररी अशुद्धता क्या है? अस्थायी अशुद्धता। जो स्थायी अस्थायी अशुद्धता क्या है? ये हर जाति के लिए लागू होता है। कैसे? जैसे कि जीवन चक्र पद्धति है, जैसे जन्म के समय 6 दिन, 12 दिन, 21 दिन अलग अलग जगह पे है कि वो घर अशुद्ध हो जाता है, बल्कि वो घर नहीं, वो परिवार और वंश, ठीक है, वो पालन करते हैं। फिर मृत्यु के समय 11 दिन हो जाता है, 12 दिन के दिन सब शुद्धिकरण प्रक्रिया हो जाता है। यानी कि उन दिनों अगर आप जाएंगे और वहाँ खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, आके आपको डिपेंड्स, अगर जनेऊ धारण करते जनेऊ बदलना पड़ेगा या नहाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, मतलब उसका शुद्धिकरण प्रक्रिया करना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन जीवन में भी ऐसे ही है। नहाने से पहले, टॉयलेट जाते वक्त, और नाखून काटना, बाल काटना, ये सब वो टेम्पररी पोल्यूशन है। लड़कियों का प्यूबर्टी के समय 6-7 दिन, और लड़कियों का मासिक ऋतु के समय, मेंस्ट्रुएशन के समय 3 दिन, ये सब चलता रहता है। अभी भी चल रहा है। अभी भी किताबों में लिखा है कि काफ़ी फैमिली, चाहे मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल हो, डिपेंडिंग उनमें अगर ऐसा अवधारणाएँ हैं, वो अभी भी फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको मिल जाएगा फैमिली जैसे, और वो है जो फॉलो करते हैं ऐसा। इस सारे शुद्धिकरण के प्रक्रिया के माध्यम से प्योर हो जाते हैं। इस प्रकार 2 पॉल्यूशन के बारे में कहा। तो ओवरऑल क्या पता चला कि भारतीय समाज के दिमाग में, मानसिकता में संस्करण भरा हुआ है, संस्करणात्मक है। पश्चिम समाजों में संस्करण नहीं है, बल्कि समानता है, लेकिन इसका विपरीत भी पाए जाते हैं। ये सब उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। इसके अलावा होपफुली ये जाति व्यवस्था के बारे में आपको समझ में आया हो। एक कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी करके एक जर्नल निकाला 1957 में, 1966 तक चलाया पोकोक के साथ, फिर 66 में बंद कर दिया, जिसको 1972 में TN मदन साहब ने न्यू सीरीज शुरू किया, जिन्होंने 25 साल इसको चलाया, अभी भी चल रहा है। प्रोफेसर दीपक मेहता इसका एडिटर है, और बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन रहा टुमो साहब का। होपफुली आपको समझ में आया हो। थैंक यू।